अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज कराची शहर में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया और कराची किंग ने बैटिंग करते हुए पहले 165 रन स्कोर किए 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 18.3 ओवर्स में 169 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया। कराची किंग्स अपनी होम ग्राउंड में ये मैच हार गई। ये तो वही सीन हो गया जैसे लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड में हारे जा रही थी, ऐसी कराची किंग अपना पहला मैच अपने होम ग्राउंड में हार गई। नसीम भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? आज के मैच में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ईजी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मैच को हराया है और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें हम ये कहें कि मैच फंस गया है या ये मैच जो है ये कराची के पलड़े में जा रहा है। बहुत ईजिली ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया। शहरी भाई, शहर कायद में PSL आ गया आज और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर जो है वो मैचेस हुए और जो हमने ख़ास तौर पे देखा कि रूट्स वगैरह भी खासे बेहतर रखे हैं। ये बड़ी अच्छी बात लोगों के कन्वीनियंट के लिए जो अच्छी चीज़ें हमारे इदारों की के लोगों की कन्वीनियंट के लिए किया। लेकिन शान मसूद मुझे कन्वीनियंट दिखाई नहीं दे रहे एज ए कैप्टन। देखें, शान मसूद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। शान मसूद इससे पहले मुल्तान सुल्तान्स की 1 साल कप्तानी कर चुके हैं। उसके बाद रिजवान की कप्तानी में जब वो खेले तो उन्होंने अपने आप को एज ए T20 क्रिकेटर बहुत ज़्यादा मनवाया, जो उनकी पार्टनरशिप हुआ करती थी। इस वक्त वो कप्तान बन के कराची को लीड कर रहे हैं और ये चौथा मैच है कि हमें शान मसूद दिखाई नहीं दे रहे। शान मसूद इससे पहले जिस तरीके की फॉर्म में थे, अब तो वो कप्तान होने के बाद कोई दूसरा कप्तान आपको ये भी नहीं कह रहा आपने जाके तेज़ खेलना है, आपने जाके परफॉर्म करना है। तो शान की परफॉर्मेंस आने वाले मैचेस में बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टीम के लिए, जो अब तक हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कराची अपने शहर में आने से पहले जो 3 मैच खेला था वो 2 जीत के आ रहे हैं। तो कराची का मोमेंटम जो है ना वो उनके साथ है। ऐसा नहीं है कि आज के मैच के हारने के बाद, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी कि शान मसूद एज ए लीडर परफॉर्म करें, जो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा नसीम भाई, अगर आज हम ये देख रहे हैं कि पोलार्ड नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने अच्छा स्कोर किया, 28 बॉलों पे 48 रन स्कोर किए, अगर पोलार्ड नहीं चलते तो फिर तो इनका स्कोर 165 से भी कम दिखाई दे रहा था। वो पोलार्ड चल गए एंड में इरफान जो है खान ये थोड़ा चल गए, अदरवाइज तो फिर ये स्कोर 130 के अंदर होता। देखिए, अगर आप कराची किंग्स के फॉरेन ऑप्शन देखेंगे तो वो इतने नामवर नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई रिनाउंड नहीं है। अगर इनके मोस्टली आप देखेंगे, मगर इसमें देखेंगे तो तबरेज़ शम्सी एक ऐसे प्लेयर है कि जिनको लोग जानते हैं। कौन है लियर्स डेव प्लॉय, शायद अमन जानती हूँ, मैं इतना ज़्यादा इनको नहीं जानता। क्लब क्रिकेट खेली, लीग भी खेली, ऐसा नहीं है उन्होंने खेली होगी। टिम सैफर्ड, ये थोड़े से आप भी कह रहे हैं कराची किंग्स ने सस्ते खिलाड़ी उठा लिए, ज़्यादा नामवर नहीं उठाए। पैसे तो वो दे रहे हैं लेकिन नामवर नहीं उठाए। देखें, वसीम अकरम तो तो देखें, अगर सस्ते होते हैं तभी नामवर नहीं होते ना, महंगे होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है पैसे अगर इतने ही दे रहे हैं तो। जेम्स विंस थे जो कि इन्होंने नहीं खिलाया, तो आज इन्होंने 2 चेंजेस एक साथ की कि विकेट कीपर को भी चेंज किया, फिर जेम्स विंस को भी नहीं चेंज किया, जो कि इनके बैटिंग लाइनअप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और लोकल प्लेयर में अगर बात करें तो मोहम्मद इखलाक, उनको भी आज इन्होंने रेस्ट दिया, जो इनको पावर प्ले यूज़ करके दे रहे थे। जी, ये तो एक नसीम भाई, ये चेंज लाने की वजह क्या थी शान मसूद की? देखिए, हो सकता है कि अपने वो उन ऑप्शंस को के जिन्होंने ज्वाइन किया था, सिफर्ट अभी आए तो उन्होंने कहा कि इनको ट्राई करके देख लें कि कैसे। मैंने कहा ना कि अभी कराची किंग्स कंटेंशन में है, 4 में से 2 मैच हारे हैं लेकिन वो 2 जीते हुए हैं। जिस तरह लाहौर कलंदर्स की इस वक्त सूरत हाल है, वो तो आगे कुआं पीछे खाई, कुछ इस तरीके की सूरत हाल कलंदर्स के साथ है कि उनको कोई अब ना आगे कुछ ना पीछे कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कराची को दिखाई दे रहा है। जैसे जेम्स विंस की बात की, जेम्स विंस की अगर मैं बात करता हूँ, जेम्स विंस अगर चौके लगाने वालों की बात करूं मैं अब तक T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में, तो एलेक्स हेल्स और डेविड वार्नर के बाद तीसरे नंबर पर हैं। 1136 चौके लगाए। इसका मकसद है कि वो दुनिया भर की लीग्स में खुद को मनवा के आ रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस उनका है, जो उनका नाम है, आई डोंट थिंक कि कराची किंग्स को उनके बगैर मैदान में जाना चाहिए, जो उनका एक्सपीरियंस है। और एक अच्छी खबर ये भी है कि बाबर आजम ने विराट कोहली के T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1080 चौके हो गए और जबकि विराट कोहली के 1074 चौके। इस लिस्ट के अंदर अगर हमारी छोटी सी लिस्ट है, एलेक्स हेल्स 1351 टॉप पर है, वार्नर 1251 चौके, जेम्स विंस जिनकी हम बात कर रहे हैं 1136 चौके और क्रिस गेल 1132 चौके। तो हमारे बाबर आजम ने चौकों में तो विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जेम्स विंस मैंने खास तौर पे इसलिए हवाला दिया, ये कराची किंग्स में एक ऐसा ऑप्शन है जिसे सारी दुनिया जानती है। मैं नहीं जानता अभी इतना ज़्यादा लियर्स डी प्लॉय के बारे में
इवन सिफर्ड के बारे में भी मैं इतना ज्यादा यानी नहीं क्या जानता। ये कह सकते हैं कि आज कराची किंग ने वो वाली टीम नहीं खिलाई जो उन्हें खिलानी चाहिए थी। इवन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करते हैं तो कॉलिन मनरो आज उन्होंने एक्सीलेंट इनिंग के लिए 82 रन किए 47 बॉल पे, और एलेक्स ने भी उनका उसी तरह साथ दिया। बड़ी एक अच्छी इनिंग हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड की नजर आई। बिल्कुल जी, मुनरो लास्ट मैच में खेले, एंड तक खेले, लेकिन वो फिनिश नहीं कर सके और उसका उन्होंने इतना पेन लिया कि आज उन्होंने सिंगल हैंडेड इस मैच को जितवाया। तो ये प्रोफेशनलिज्म होता है कि जब आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर किसी टीम में खेलते हैं तो आप अपना कमबैक करते हैं। और एलेक्स हिल की अगर मैं बात करूं तो ये भी लास्ट मैच में अवेलेबल नहीं थे ज़ल्मी के लिए, फॉर पर्सनल रीज़न ये अपने घर गए, फिर आज आए और आज इन्होंने अपनी टीम को जिस तरह से लिफ्ट किया, और इनकी टीम को लिफ्ट अप होने की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतने के बाद कंटिन्यूसली मैचेस हारा तो उनका मोमेंटम लो हो गया था। तो ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आज अपनी बहुत अच्छी टीम खिलाई और उन्होंने जो अपनी बॉलिंग चेंजेस यूज़ किए वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ किए। हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि भाई इमाद वसीम को न्यू बॉल मिलना चाहिए। लास्ट मैच में वो इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन आज जो उनका चैंपियन कमबैक मैं कहूँगी क्योंकि उन्होंने आके इस मैच की टोन सेट की, तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज़ किया, विकेट निकाली। और सबसे कम रन अब तक अगर हम देखें तो इन्होंने दिए थे इमाद वसीम ने 4 ओवर में 20 रन। बिल्कुल, इमाद और इवन शादाब दोनों ने बहुत अच्छे किए, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि शादाब ने अपना 1 ओवर क्यों रोक लिया। तो ये है कि इन्होंने बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे किए ओवरऑल। आपने प्रेशर इतना डाला था कि वो अपने लिए खेल रहे हैं, इस वजह से तो 1 ओवर रोक लिया। और फिर इमाद ने किया क्या कि इन्होंने कि इमाद को भी आगे नंबरों पे भी भेजा, लेकिन इमाद बैटिंग में नहीं चल पाए नसीम भाई। देखिए बॉलिंग में तो चल गए, अम्माद लेकिन शादाब पे इतना प्रेशर आ गया, उन्होंने कहा भाई दो यार। अपने से ऊपर बैटिंग भी कराई उन्होंने। हाँ। तो ये ज़ाहिर है आपने टारगेट बनाया था, तो फिर टारगेट पे जाके लगता है। आज आप देखें अम्माद ने नया गेंद जो किया उसने शुरू में ही जो है वो बैकफुट पे पहुंचा दिया। ये जितने भी नए ऑप्शन थे, सिफर्ट की मैं बात कर लूँ या प्लॉय की मैं बात कर लेता हूँ, ये दोनों अम्माद की वजह से बैकफुट पे गए। अम्माद ने जिस जगह पे गेंदें की मसाइल पैदा किए। और देखिए अच्छी चीज़ जो इनकी कैंप की दिखाई दी कि शुरू के अंदर कॉलिन मनरो और एलेक्स हेल ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू किया क्योंकि ये वर्ल्ड क्रिकेट के इतने बड़े नाम हैं। कॉलिन मनरो की अगर पहले 4 मैचों में आप परफॉर्मेंस देखें तो 25-20 गेंदों पे थे, फिर उसके बाद 20 उन्होंने बनाए कोयटा के खिलाफ 22 गेंदों पे, फिर 8 रन बनाए 13 गेंदों पे, फिर लाहौर के खिलाफ 5 रन बनाए 11 गेंदों पे। यानी उनको बिल्कुल गेंद नज़र नहीं आ रहा था, वो बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें कंटिन्यू किया। पिछले मैच में 70+ रन स्कोर किए, जिसमें आजम खान और उनकी पार्टनरशिप मैच तकरीबन जिताने चली गई थी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। अगर आरिफ याकूब जो है वो 4 आउट ना करें एक ओवर के अंदर तो वो मैच जीत गए थे, वो जिता के ले गए थे। और आज उनकी जो नॉक है वो इंतहाई शानदार नॉक रही। तो ये अंडरस्टैंड कराची किंग्स को और जितने भी फ्रेंचाइजर्स हैं उनको रखना चाहिए कि एक देखिए फॉर्म टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है, ये एक लफ्ज बार बार कहा जाता है। तो अगर किसी की फखर जमान के बारे में कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, मैं फखर एक क्लास का नाम है। फखर को कि अब 6 मैच हो गए, फखर अब नहीं तो मैं इस पे एतराज करता हूं, लेकिन ज़ाहिर है आपकी नॉलेज मुझसे ज्यादा है तो आप ज़ाहिर सही हो करते हैं। देखिए मैं अगर अपने मुल्क के टॉप ओपनर्स देखता हूं, अभी मैं अगर एक परफॉर्मेंस देख रहा था अपने टॉप ओपनर्स की, एक आज के मैच से पहले अगर आप देखें शहरी भाई, तो उस परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो परफॉर्मेंस, चले हम अगले ब्रेक में डिस्कस करते हैं, वो मैसेज मेरे से चला गया, लेकिन वो बड़े एक इंपॉर्टेंट हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस है। क्योंकि नसीम भाई जो है ये हमेशा कहते हैं फखर कभी ना कभी चलेगा। मैं एक एतराज़ करता हूँ, ज़ाहिर मैं इतनी नसीम भाई जितनी अवेयरनेस नहीं रखता। मैं कहता हूँ भाई कब चलेगा, क्या इसके एक चलने के चक्कर में हम वेट करते रहे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। PSL के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। वहीं एक खबर ये है कि बाबर आजम से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ऐसा कहना है आमिर का। हम ये देख रहे हैं कि आमिर की शाहीन शाह से भी आजकल जो है वो कुर्बतें बढ़ने लगी हैं, बाबर से भी बढ़ रही हैं। नसीम भाई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, आमिर ने कहा है बाबर से मेरी, तो ज़ाती दुश्मनी तो किसी की भी नहीं होती। ज़ाहिर है कोई प्लॉट का तो मसला इनका होगा नहीं, तो प्रोफेशनल दुश्मनी भी क्या होती है? क्या प्रोफेशनल दुश्मनी थी? देखिए आमिर टीम से बाहर थे, बाबर उस वक्त कप्तान थे जिस वक्त आमिर ने ये बात कही थी कि वो इस मैनेजमेंट के साथ खेलना नहीं चाहते, बाबर कप्तान थे। फिर उसके बाद आमिर जो है वो टेलीविज़न पे जाके बैठे, एक टेलीविज़न पे मुबस्सिर के तौर पे बैठे थे वो, और उस मुबस्सिर में देखें बहुत सारी बातें मुख्तलिफ क्रिकेटर्स कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि जी रिजवान को कप्तान बना दो, कोई अम्माद वसीम ने तो ये जुमला कहा था कि बाबर आजम T20 के क्रिकेटर ही नहीं है। जब पिछले मैच में उन्होंने 100 किया तो अम्माद वसीम सबसे पहले पहुंचे थे दाद देने के लिए। बोल तो जाता है ना, देखिए टेलीविजन पे बैठे होते, उसके ऊपर बात कर रहे होते। अगर आमिर ने मोस्टली क्रिटिसाइज किया था बाबर आजम पे,
तो उनके स्ट्राइक रेट पे किया था। अगर अहमद ने भी उनको कहा था कि ये T20 के प्लेयर नहीं, तो उनके स्ट्राइक रेट पे किया था। जिस तरह बाबर अब खेल रहे हैं, 151 प्लस के स्ट्राइक रेट से बाबर की बैटिंग चल रही है, तो इस स्ट्राइक रेट के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि शेरी भाई कोई भी ये बात कहेगा कि जो है वो इनकी कोई जाती लड़ाई नहीं है। उसके बाद फिर देखें एक राइवलरी भी बन जाती है जो खेल के लिए अच्छी है। लास्ट ईयर जब आमिर और बाबर आमने सामने आए थे, उसका प्रेशर ही अलग था। इस साल उसका इतना प्रेशर नहीं है। जो लास्ट ईयर सब देख रहे थे आमिर क्या करेंगे और बाबर क्या करेंगे, बाबर ने 50 कर दिया उस मैच में आते ही। कराची में वो मैच खेला गया था, तो लेकिन लोगों को एक इंतजार था कि ये दोनों जब आमने सामने आएंगे तो फिर क्या मंजर होगा, अम्माद वसीम और बाबर आजम आमने सामने आएंगे तो क्या मंजर होगा। इन चीजों को लोग एंजॉय भी करते हैं, जाती लड़ाई कुछ नहीं होती। और वैसे भी आजकल जो जिस दिन मुफादात जुड़ गए, हाँ जिस दिन मुफादात जुड़ गए उसमें कौन सी लड़ाई, फिर तो बेहतरीन दोस्त हैं, सारे एक ही जगह अगर आ गए टीम में तो। अच्छा नसीम भाई, वैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो आमिर हैं वो शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफें करते दिखाई दे रहे हैं, बाबर के भी, तो ये अच्छा जस्टर है। मतलब अगर टीम में आ जाएंगे तो फिर बन के ही रहेगी आपस में सबकी, जस्टर अच्छा है ये। जरूरी है ना आप अच्छे स्टेटमेंट दें। मुझे अच्छा लगा था शाहीन शाह अफरीदी ने जब अभी IL T20 के दरमियान स्टेटमेंट दिया कि मैं आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं उनसे बात करूंगा कि आप रिटायरमेंट वापस लें। लेकिन उसके बाद हमने वही स्टेटमेंट वहीं तक सुना। उसके बाद आमिर ने अच्छी बॉलिंग PSL में भी की, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं की कि आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो हारिस रऊफ के लिए तो बोलते हुए दिखाई दिए कि ये लाहौर कलंदर्स का नुकसान नहीं हुआ, ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। यानी वो ये बताने की कोशिश करते रहे कि वर्ल्ड T20 के लिए हारिस रऊफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाकी बॉलर्स को भी अगर कप्तान को उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए। मेरी अपनी ज़ाती राय में शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से पहले ही लोग उंगलियां उठाना शुरू हो गए कि इनको कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी मोहम्मद अली की भी तारीफ़ करें। आप जब आप लीडर होते हैं ना तो आप बड़े होते हैं, लीडर होते हैं। आप मीर हमजा की भी तारीफ़ करें, आप मोहम्मद आमिर की भी तारीफ़ करें। लेकिन जब आप सिर्फ हारिस रऊफ के बारे में कह रहे होते हैं तो लोगों के जहन में आता है कि ये फिर वही दोस्ती यारी ग्रुप लाहौर कलंदर से दोनों खेलते हैं, इस वजह से शायद ये बात कर रहे हैं। शाहीन, अब आप लाहौर कलंदर्स के कप्तान नहीं है सिर्फ, अब आप पाकिस्तान के कप्तान नो हैं। डाउट। इस PSL में जो 6 टीमें खेल रही हैं उनके तमाम बॉलर्स, तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे नजर रखना आपका काम है, ना कि सिर्फ एक खिलाड़ी के बारे में आप बात करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी आप तारीफ कर दिया करें किसी और टीम की भी, इसमें कोई फ्रेंचाइजर बुरा थोड़ी मानेगा, कोई आपके पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर कप्तानी करनी है तो आपको सब पे नजर रखनी है, अपने लड़कों पे। जो फॉरनर्स आए हैं वो तो जी बाहर के खेल के निकल जाएंगे, अपने लड़कों पे नजर रखें। शाहीन, ये आप ही का फायदा है इसमें। एमन, अगर हम बात करते हैं उसामा मीर की, उसामा मीर ने कल 6 विकेटें ली, बड़ी नो डाउट उसामा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुल्तान सुल्तान की जो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वो है एलेक्स हार्टली। खातून कोच ने कितना निखार लाई ये इनकी उसामा मीर की परफॉर्मेंस के लिए, कितना अच्छा हुआ। और मुल्तान सुल्तान की जो फास्ट बॉलिंग कोच है वो भी कोई गालिबन खातून ही है। जी बिल्कुल, जो फास्ट बॉलिंग कोच है उनका नाम है कैथरीन डेल्टन और वो फॉर्मर आयरिश प्लेयर हैं। और जो एलेक्स हार्टले हैं, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाने में। जब 2017 में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच हुआ था तो वो मैच एकदम से इंडिया ले जा चुका था, लेकिन इन्होंने 33rd ओवर में हरमनप्रीत कौर को आउट करके मैच शिफ्ट किया था। तो ये बहुत अच्छी प्लेयर थी, तो इनको मुल्तान सुल्तान ने चूज़ किया। उसके बाद गोरों को लेने में ये फ़ायदा होता है कि ये आपके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। तो जब इन्होंने उसामा मीर की ओवरऑल बॉलिंग देखी तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो फुल टॉसेस बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो उन्होंने उनके टेक्निक पे काम किया। उन्होंने डिस्कस किया कि जब वो बॉल कर रहे थे तो ड्राइव थ्रू ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनकी उस चीज़ को काम किया, थोड़ी सी उनकी लेंथ वेरी हुई। तो उसामा मीर की बॉलिंग हम सबको नज़र आ रही है कि फिर उसके बाद उन्होंने कितनी अच्छी बॉलिंग करनी शुरू की। अच्छा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे एक मेरा सवाल है, अब आ जाते हैं जहन में तो पूछूंगा तो सही, कि अगर कोई खातून मर्दों को कोचिंग करा रही है तो कहीं ऐसा ईगो इशू तो नहीं आ जाता होगा कि यार हम औरत से सीख रहे हैं? ऐसा ईगो इशू का चांस है? देखिए, ये सोच खुल के बताएं, ज़्यादा सोचें नहीं आप भी। हाथ नहीं मिलाते होंगे? हाथ के अलावा भी बताएं। देखिए, ये सोच पे डिपेंड करता है। अगर लाइक के किसी को ये सोचे कि जो खातून है वो क्या खेली हुई है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो इस चीज़ को वैल्यू करता है कि नहीं करता है। अगर वो ये सोचे कि उसने इंटरनेशनल खेला हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर, उसका मैच एक्सपीरियंस और उसने जिस कंडीशंस में अपने आप को हैंडल किया होगा वो मुझसे बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ईगो मैटर करती है। अगर कोई नॉन यूगेस्ट इंसान है तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई खातून उसको सिखा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम कोचेस की बात भी कर रहे हैं तो नसीम भाई, मोहसिन रिजवी ने जो है वो वहाब रियाज को टास्क दिया है कि अब आप फॉरनर कोचेस जो हैं वो सेलेक्ट करें। तो किसका चांस है, किसको सेलेक्ट करेंगे? वहाब रियाज, मोहसिन नकवी ने, सॉरी। एक छोटा सा अगर आपकी इजाजत है तो मैं अमन से सवाल कर लूं। जी अमन, हरप्रीत कौर की आपने बात की, इंडिया की प्लेयर, ये पाकिस्तान से आउट क्यों नहीं होती है? वो हमेशा हमारे खिलाफ परफॉर्म क्यों करती है?
देखिए हरमनप्रीत कौर बहुत अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको कई दफ़ा चलने भी नहीं दिया क्योंकि वो स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल करती हैं। उनकी ज़्यादातर जो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी आपके खिलाफ तो बहुत खतरनाक है वो। नहीं, इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलती हैं और हमारा तो हमारी वाली अच्छा नहीं खेलती, इतना अच्छा नहीं है। हमारी वाली अच्छा नहीं खेलती, हम अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया से अगर हम अपने आप को ऑन अ सीरियस नोट कंपेयर करें तो हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। नहीं हम आगे नहीं हम आगे जी। नसीम भाई जी मोहसिन नकवी ने दे दिया है वहाब रियाज को टास्क। वहाब रियाज कौन आ रहा है? मिकी भाई तो नहीं आएंगे, मिकी भाई को तो नहीं देंगे चांस, वहाब रियाज या दे देंगे मिकी आर्थर को। देखिए एक नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, वो है डैरिन सैमी। डैरिन सैमी इस वजह से कि वहाब रियाज डैरिन सैमी के साथ काफ़ी पेशावर ज़ल्मी से क्रिकेट खेले। डैरिन सैमी का एक रोल जो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग की सक्सेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो ये बात कर रहे थे इनको पाकिस्तान की नेशनलिटी दो, जो इन्होंने काम किया है PSL के लिए। कोच जब बने तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डैरिन सैमी पाकिस्तान के कल्चर में रच बस गए और वो फ्लेक्सिबल है। वो एकदम से श्रूड भी हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत है, और हमारी क्रिकेट को एक फ्लेक्सिबल कोच की ज़रूरत है। डिक्टेट नहीं चाहते हमारे खिलाड़ी, फ्लेक्सिबल अंदाज में। बॉब वुलमर मुझे पता है बहुत सक्सेसफुल, लेकिन नसीम भाई जब ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाओ तो फिर हाथ में भी नहीं आते हमारे लड़के। मैंने तो मसला है ना, ज्यादा निकल जाते हैं हाथ से। श्रूड भी हैं। देखिए अब ये बच्चे नहीं हैं, आपको मॉडर्न डे के हिसाब से अपने खिलाड़ियों को लेके चलना होगा। लेकिन वर्ल्ड कप में हरकतें बहुत बच्चों वाली हुई थी नसीम भाई। वो हुई थी। देखिए उसके अंदर मिकी आर्थर एक बड़े कोच है, लेकिन मिकी आर्थर जज्बाती भी हैं। वो अपने जज्बात का इजहार ना कभी कभी ड्रेसिंग रूम में बहुत रूडली भी कर देते हैं, सोशल मीडिया पे भी कर देते हैं तो। लेकिन वो एक बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टर है डैरिन सैमी। जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बॉब वुलमर की आज तक मैं यूनुस खान से सुनता हूँ, मैं मोहम्मद यूसुफ से सुनता हूँ, जितने टॉप क्लास प्लेयर्स थे हमारे, इंजमामुल हक, सब कहते हैं बॉब वुलमर से अच्छा कोच नहीं आया। वो फ्लेक्सिबल बहुत थे, वो बहुत सोच समझ के धीमे अंदाज से लेके चलते थे। यही डैरिन सैमी का भी अंदाज है। ये हम अपने शो में ब्रेक करके जा रहे हैं कि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पहली चॉइस तो जो बड़ी चॉइस होगी वो डैरिन सैमी हो सकते हैं। बिल्कुल जी, अच्छी चॉइस है और इनको बिल्कुल चांस देना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और PSL की ट्रांसमिशन चल रही है। बहुत सी चीज़ें हमारे पास थ्रू फेसबुक भी आ रही होती हैं, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं। मैं ऐसे ही देख रहा था, किसी ने मुझसे सवाल किया कि यार आपकी आरिफ याकूब से क्या दुश्मनी। मैंने पूछा भाई आरिफ याकूब से मेरी क्यों दुश्मनी होगी। कह रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के मैच हुआ और उसमें सबने बाबर की तो तारीफ़ें की, नो डाउट बाबर तो तारीफ़ के काबिल हैं और वो माशाल्लाह अपना नाम बना चुके हैं। 4 विकेटें आरिफ याकूब ने ली। कह रहे हैं जी आपकी उनसे कोई दुश्मनी थी, आपने उनका नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, शायद नसीम भाई या एमन की हो। आप में से किसी की आरिफ याकूब से दुश्मनी नहीं थी। 4 विकेटें उन्होंने ली, मैच उन्होंने जितवाया, वरना तो आजम खान और ये लोग तो खा गए थे मैच को। तो नसीम भाई आरिफ याकूब का जिक्र क्यों नहीं आया? उनके घर वाले हों शायद, वो शिकायत कर रहे हो इस बात। देखिए जब कोई बहुत बड़े नाम की परफॉर्मेंस भी हो और उसके साथ एक नए खिलाड़ी की परफॉर्मेंस हो, तो वो नए खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आमतौर पे छुप जाती है। बाबर सेंचुरी करके आ रहे थे और बाबर ने अपनी टीम के स्कोर को 204 तक पहुंचा दिया था, लेकिन बाबर मैच हार गए थे। ये भी बात जहन में होनी चाहिए। अगर आरिफ नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं क्रेडिट आरिफ को तो बाद में दूंगा, सबसे पहले क्रेडिट तो मैं बाबर आजम की खुद वालदा को दूंगा कि बाबर को पता ही नहीं था कि मेरी वालदा बैठी हुई है, और वो पहले जिस जगह से उन्होंने 100 किया कभी माजी में नहीं किया, फिर जिस जगह से मैच जीत गए कभी माजी में नहीं जीते। लेकिन वो अम्मी की दुआएं हो रही होती है ना, वो बहुत बड़ी। जैसे उसामा मीर ने भी कहा कि मैं अपनी वालदा, मेरी वालदा चाहती थी कि मैं ग्राउंड में सजदा करूं, अम्मी की दुआएं चल रही होती हैं, विकेटें ले रहे थे उसामा मीर भी, उसामा भी ले रहे थे। और उसामा में विमेंस कोच से सीख के लिए, हालांकि मेंस के कितने सारे कोच थे उनसे नहीं सीख सके आप उसामा, ये एक अलग बात है, टॉपिक है। लेकिन जो मैं हम जिस टॉपिक पे आ रहे थे कि बाबर को और पूरी टीम मैनेजमेंट को जो है वो आरिफ याकूब को हीरो बना के खड़ा कर देना था यहाँ पे। बाबर की तो परफॉर्मेंस सारी दुनिया जानती है, अब सारा आदमी बात कर रहा है बाबर ने ऐसा फैसला किया, सेकंड लास्ट ओवर आरिफ याकूब दिया, बाबर ने कमाल कर दिया। भाई बाबर ने तो ओवर दिया जिसने 4 आउट करके दिए, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आमतौर पे हमने देखा है जब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे दे तो नीचे वाला उससे अच्छी भी दे या उसके बराबर की भी दे, वो छुप जाती है। तो ये बाबर को एज ए लीडर जो टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट जिसमें डैरिन सैमी हो सकता है पाकिस्तान के कोच आ जाएं या अकरम साहब वहां पर मौजूद है, आरिफ याकूब को ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास
लेग ब्रेक बॉलर में यही ऑप्शन मौजूद है और इसको जितना एतमाद देंगे आपको फायदा होगा। बिल्कुल जी आरिफ याकूब, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हम एक दफ़ा फिर कह देंगे, जिसने भी शिकायत की थी भाई आपकी शिकायत भी दूर हो गई और बाखुदा हम में से किसी की आरिफ याकूब से कोई दुश्मनी नहीं है। डीसी मुल्तान एक जो हरकत कर गए थे, उन्होंने जो हरकतें की थी, लेकिन उस हरकत पर एक्शन हो गया है। आमिर ने ट्वीट किया और बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया मरियम नवाज साहिबा का, CM पंजाब हैं, उन्होंने आमिर को कॉल भी करी है और इस पर यकीन दहानी भी कराई है कि इस पर एक्शन होगा। ये भी एक अच्छी खबर है एमन में। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है कि हायर अथॉरिटीज़ ने इस चीज़ का नोटिस लिया है। लेकिन जो इवेंट हो गया और वो मिसहैप हो गया वो बुरा था, लेकिन उसके बाद अगर उसका नोटिस हो जाए और यकीन दहानी कराई जाए कि इसके बाद कभी प्लेयर्स की फैमिलीज़ को कोई ट्रबल नहीं होगा। सिर्फ प्लेयर की फैमिलीज़ नहीं, जितना भी क्राउड आता है उन सब की उतनी ही रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि वो अपने फैंस के लिए आते हैं, मैच देखने आते हैं, तो हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इस पर मरियम नवाज साहिबा, आपने CM पंजाब लगते ही ये अच्छा काम किया, तो उस पर बिल्कुल आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। एमन, कराची में क्राउड नहीं आया आज तो, जबकि नसीम भाई ने बताया कि रास्ते पूरे खुले हुए थे और वाकई में हमारे खुले हुए थे, ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं थी जो माजी में होती थी, फिर भी कराची का क्राउड नहीं आ रहा। या टिकटें महंगी है, मिल नहीं रही है नसीम भाई? नहीं, टिकट्स तो यमन के पास तो इतनी सारी हैं। टिकट्स तो रीजनेबल हैं, लेकिन कराची के क्राउड क्यों शो अप नहीं हो रहा, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन जैसे कल नसीम भाई ने बोला था कि स्टेडियम के अंदर अट्रैक्शन भी होनी चाहिए, स्टेडियम के अंदर उनके पास वो फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए कि क्राउड को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। और ओवरऑल मैंने ये देखा है कि जब मैच स्टार्ट होता है तो 7 बजे मैच स्टार्ट होता है, तो आई थिंक लोग अपने टाइमिंग्स मैनेज नहीं कर पा रहे वीक डेज में। वीकेंड पे हम ह्यूज क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ह्यूज क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और किसी ने उसमें कमेंट भी कर दिया, लोग छोड़ते ही नहीं है कि भाई हमने मुल्क भी चलाना है ना, कराची मुल्क चला रहा होता है तो हम मुल्क चलाएं या मैचेस देखें, ये चीज़ें लोग कमेंट कर देते हैं। नसीम भाई सही है ये कमेंट? हाँ सही है वैसे तो, सही है, हाँ ठीक है। अच्छा, इंडिया से नसीम भाई एक बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है जो आपने पहले बताया था कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का कॉन्ट्रैक्ट जो खतरे में था अब वो पूरा बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया इंडिया ने उनका। दिस इज़ वॉट BCCI इज़। मैंने कहा ना कि वो अपने बच्चों की तरह डील करते हैं, उनके तमाम मसाइल का ख्याल करते हैं, लेकिन अगर बच्चे खुद को स्टार समझना ओवर हो जाए तो फिर उन्हें कंट्रोल करना भी आता है। और ये लर्न करना चाहिए आई थिंक मोहसिन नकवी साहब को भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, कि सिर्फ एक रणजी ट्रॉफी का मैच नहीं खेल रहा था, वो सब खेल रहे थे। और उन्होंने जो जवाज़ दिया था, अगर हमारे यहाँ पे वो जवाज़ दिया जाता तो काबिल कबूल हो जाता। उन्होंने कहा कि मैं IPL की चूँकि तैयारी कर रहा हूँ, इस राउंड मैच का कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है और मेरे कंधे में भी थोड़ी सी तकलीफ है। उन्होंने कहा अच्छा आप कंधा संभालें आप अपना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दोनों को बाहर कर दिया। ये पैगाम कहीं ना कहीं हमें देने पड़ेंगे। जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब ने आके हारिस रऊफ की सूरत में एक एग्जाम्पल कायम किया, हालांकि गो के मेरी अपनी ज़ाती राय में हारिस ने मना करने के बाद जो लीग खेलने गए वो बहुत ही गलत फैसला था। अगर उन्होंने मना किया था तो फिर लीग खेलने में नहीं जाते, लेकिन वहाँ तो एक स्टैंड उनके नाम से बिका हुआ था, इतना प्रेशर क्रिएट हुआ था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी। लेकिन जो पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान सबसे पहले है। अगर हारिस टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, मैं अभी कह रहा हूँ वो टेस्ट के बॉलर ही नहीं है, तो वो टेस्ट खेलने नहीं गए तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। मेरी अपनी रिटायरमेंट भी तो लेना, फंसाया हुआ क्यों? हाँ, आप टांगे फंसाई भी कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आमिर ने और खुद चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने जब रिटायरमेंट ली थी तो इन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। शायद वो उस क्रिटिसाइज से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लीग खेलना चाहते हैं। और अगर वो ये ऐलान करते हैं तो पहला इम्पैक्ट यही जाएगा कि ये लीग की वजह से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट अपने कैरियर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं और इस वजह से ये मना कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कर देना चाहिए, आप क्लियर करें। और सब जानते हैं कि आप टेस्ट के बॉलर नहीं है, एक हकीकत ये दिखाई देती है। तो शरीफ भाई इसको इसी तरीके से करना चाहिए। और वो इन्होंने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने कंधों के चक्कर में अब सर पकड़ा हुआ है, उनके कंधों में दर्द था, अब सर में हो गया होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया। इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने उनका पढ़ा है कुछ, इसके बारे में है आपको कि ये कितना अच्छा BCCI का इक़दाम है और हमें कितनी ज़रूरत है, हमें अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या चेंजेस करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आज एक आर्टिकल 3 साल के दिए ना जी, हमने 3 साल के मिले, 3 साल के नहीं, वुमेन्स को 2 इयर्स के मिले। अच्छा 2 साल के। 2 साल के किस बात के दिए? हाँ 2 साल के किस बात के दिए? पाकिस्तान टीम में खेलने के। आपके ख्याल में 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 10 साल का या 3 साल का? देखें, आई गेस के इसमें अब काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। अब अगर हम लीग क्रिकेट की बात करें तो PCB ने जब लड़कों को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसमें एक तरह से उन्होंने उन प्लेयर्स को बाउंड भी कर लिया है। बाउंड ऐसे कर लिया है कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब वो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते उसके बाद वो कोई भी लीग खेल सकते थे। अब 3 साल के लिए आपके मेन प्लेयर्स बाउंड हो चुके हैं, तो इसमें एक तरह से PCB ने अपने प्लेयर्स को कंट्रोल भी कर लिया है कि आप पाकिस्तान को वैल्यू देंगे, 2 से ज़्यादा लीग्स नहीं खेल सकेंगे। और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं जो लीग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का जब मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही थी तो उसमें एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उनके जो यंगस्टर्स आते हैं
उनके पास एक सर्टेन क्वांटिटी है कि अगर वो 3 ओडीआई खेलेंगे, 3 टेस्ट खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास मैंने ये देखा है कि हमारे प्लेयर जो टीम में होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो टीम में नहीं होते। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ नहीं आती। अच्छा, मतलब टीम कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन टीम में इनको चांस नहीं मिल रहा होगा। बिल्कुल नसीम भाई, ये क्या चीज़ है कि टीम में है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है, टीम में चांस नहीं मिला? अमन ने बिल्कुल सही बात की है कि अब मोस्टली हमने देखा कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर होते हैं वो रिजर्व में भी नहीं होते हैं, वो टीम में भी नहीं होते, और उसके बाद आप बाहर से खिलाड़ी लेकर आ रहे होते हैं। अगर आप बाहर से खिलाड़ी लेकर आ रहे हैं तो जो इंडिया ने ऑप्शन रखा है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट बन गए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से कि 3 ओडीआई भी खेल रहे हैं और 3 टेस्ट भी खेल रहे हैं, तो उस सूरत में आपको सी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाना चाहिए क्योंकि आप टीम की ज़रूरत बने, और उस सूरत में मिलना चाहिए। और लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में कि आपने किसी ऐसे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसे हमारी क्रिकेट के अंदर होता है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर के जो एक टीम टॉप पे नीचे आती है ग्रेड 1 में, वो रेलीगेट हो जाती है ग्रेड 2 में, और जो ग्रेड 2 में टॉप करती है वो आ जाती है ग्रेड 1 में। इसी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 3 साल का दे रहे हैं तो फिर उसमें रेलीगेशन का सिस्टम भी होना चाहिए ताकि उन पे एक प्रेशर रहे कि आपने परफॉर्म और ये उम्मीद करते हैं अभी मोहसिन नकवी साहब आए, हो सकता है अच्छी चेंजेस हों। एज अ सीएम पंजाब उन्होंने अच्छा काम किया था, तो हो सकता है अब कुछ चेंजेस हमें ऐसी नजर आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और ये ज़रूरी होता है प्लेयर्स के लिए। बीसीसीआई ने एक अच्छी मिसाल कायम की है, तो हमें भी ज़रूरत है कि कुछ इस तरह की मिसालें कायम करें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।